मेरा नाम रूपाली है। बचपन से लेकर ही मैं अपने माता पिता के प्यार के लिए तरसती आई थी। मुझे मेरी दादी ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। मैं बचपन से ही एक ऐसे इंसान थी जो कभी खुलकर नहीं हंसती थी। एक ही घर में हम सब लोग रहते थे। जब मेरी दादी जिंदा थी तब वह मुझसे बहुत प्यार करती थी। मेरे सारे काम भी वही किया करती थी। मेरी दादी की कोई बेटी नहीं थी, उनके सिर्फ 2 बेटे थे। दादी ने बताया था कि जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरे मम्मी पापा तो इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। अब घर में सिर्फ दादी, मेरे चाचा चाची और उनके 2 बच्चे मौजूद थे। मेरे चाचा की बेटी का नाम नमिता और बेटे का नाम निमेश था। वह दोनों आपस में खेलते रहते थे। उन दोनों ने कभी मुझे अपने साथ शामिल नहीं किया था, जबकि मैं तरसती हुई नज़रों के साथ उन्हें खेलते हुए देखती रहती थी। मेरा भी मन करता था कि वह मुझे भी अपने साथ खेल में शामिल कर ले, मगर वह दोनों तो मुझसे ऐसे दूर भागते थे जैसे मैं उनकी कज़िन नहीं बल्कि उनकी कोई दुश्मन हूँ। हम तीनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। चाचा मुझसे बहुत प्यार करते थे, मगर वह ज़्यादातर काम में लगे रहते थे, इसलिए बहुत बिजी रहते थे। लेकिन सुबह के टाइम पर वह हम तीनों को अपनी गाड़ी से स्कूल छोड़ आते थे और दोपहर को हम तीनों एक दूसरे के साथ घर आ जाते थे। दादी मुझे चाचा के बच्चों से ज़्यादा प्यार करती थी। वह कहती थी कि तुम मेरी लाडली बेटी हो। तुम छोटी थी तब से ही मैंने तुम्हारी परवरिश की है, इसलिए मुझे तुमसे ज़्यादा लगाव है। दादी जब मुझे बताती थी कि तुम्हारे मम्मी पापा इस दुनिया से जा चुके हैं, तब चाची मुझसे कहती थी कि तुम्हारी दादी झूठ बोलती है। तुम्हें तो वह कुंभ के मेले में से लेकर आई थी जब तुम सिर्फ 3 साल की थी। मैं अपनी चाची की बात सुनकर उदास हो जाती थी और दादी को बताया करती थी, तो दादी चाची को मेरे सामने ही डांटना शुरू कर देती थी। उस समय मेरी उम्र 60 साल थी। मैं अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी। दादी का कहना था कि चाची मुझसे झूठ बोलती है। मैं चाची की बातों में ना आया करूं। मैं देखती थी कि चाची अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। उनको देखकर मैं मन ही मन सोचती कि अगर मेरी मम्मी भी जिंदा होती तो वह मुझे भी बहुत प्यार करती। चाची ने तो कभी मुझे माँ बनकर पाला ही नहीं था। वह तो मुझे दादी के पीछे हमेशा डांटती रहती थी। एक दादी ही थी जिनको मेरी परवाह थी, जो मेरे सारे काम किया करती थी, जो मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरी किया करती थी। मैंने दादी से कई बार कहा था कि वह मेरे मम्मी पापा का फ़ोटो मुझे दिखा दे, मगर दादी कहती थी कि मैं तुम्हारे मम्मी पापा की फ़ोटो रखकर भूल गई हूँ, न जाने वह कहाँ पर है। जैसे ही मुझे मिलेंगे मैं तुम्हें दिखा दूंगी। मगर चाची कहती थी कि तुम्हारी दादी तुमसे झूठ बोलती है, तुम्हारे माता पिता का कोई फ़ोटो ही नहीं है। मेरा कहना मानो, तुम मेरी बात पर यकीन किया करो। तुम्हें तुम्हारी दादी कुंभ के मेले में से ही लेकर आई थी, मगर तुम मेरी बात का यकीन ही नहीं करती हो। अब मैं किसकी बात का यकीन करती? मैंने सोच लिया था कि मुझसे जो ज़्यादा प्यार करता है मैं उसी की बात का यकीन करूँगी। मैं अपनी दादी की ही बात का यकीन किया करती थी। मैंने कई बार दादी से अपने ननिहाल के बारे में भी पूछा था, तो दादी कहती थी कि तुम्हारी माँ इकलौती बेटी थी और तुम्हारे नाना नानी उसके बचपन में ही मर गए थे। इसीलिए मैंने दादी की इस बात पर भी यकीन कर लिया था। जब निमिषा और नमिता के नाना नानी हमारे घर आते थे और वह उनके लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर आते और उन्हें बहुत प्यार करते, तो मैं उन्हें बड़ी बेताब नज़रों से देखती थी कि काश मेरे नाना नानी भी होते तो मुझे भी इसी तरह से प्यार करते। वो लोग भी मुझसे प्यार से बात करते थे, मगर सिर्फ मेरे चाचा और दादी के सामने। जब चाचा और दादी सामने नहीं होते थे तब वो लोग मुझे धुतकार दिया करते थे। मेरी चाची मुझे बहुत डांटती थी और मुझसे मना करती थी कि मेरी कोई भी शिकायत अपनी दादी से मत करना। मैं चाची की घूरती हुई नज़रों से बहुत डरती थी, इसलिए उनकी कोई बात दादी से नहीं कहती थी। चाची मुझे हमेशा बातें सुनाती रहती थी कि यह हमारा घर है, तू तो ना जाने कौन है, किसका खून है। तेरी दादी तुझे यहाँ पर लेकर आई है और हम पर बोझ बना दिया है। चाची की ऐसी बातों पर मेरी आंखें आंसू से भर जाती थीं। उनके दोनों ही बच्चे मुझ पर बहुत रौब झाड़ते थे। फिर मैं जल्दी से सारी बातें भूलकर मग्न हो जाती थी। चाची के बच्चे मुझसे बहुत काम करवाते थे और मैं भाग भाग कर उनका काम करती थी। कुछ समय बाद मेरी दादी भी मुझे इस दुनिया से छोड़कर चली गई। उनके जाने के बाद तो मैं पूरी तरह से अकेली रह गई थी। इस समय मेरी उम्र 17 साल थी। मैं बहुत दुखी हो गई थी। एक आखिरी प्यार करने वाला सहारा भी मुझसे छूट गया था। चाचा तो बहुत नरम दिल और प्यार करने वाले थे।
जो अपने बच्चों का सामान लेकर आते वही मेरे लिए भी ज़रूर लेकर आते थे। मगर चाचा जी फालतू किसी से बात नहीं करते थे। आखिर मैं भी अपना दर्द किसको सुनाती। इस घर में मेरी परेशानी सुनने वाला कोई भी नहीं था। दादी के मरने के बाद मैं उनकी चीज़ों को देख देख कर रोती रहती थी। मुझे उनकी बहुत याद आती थी। मेरी हिम्मत पूरी तरह से टूट चुकी थी। इस घर में अब सब लोग मुझसे नफरत करने वाले ही बचे थे। चाचा जी मुझे भी आगे पढ़ाना चाहते थे, मगर चाचा ने कहा था कि इसके लिए इंटर ही काफ़ी है। चाचा जी के मना करने के बावजूद भी चाचा जी ने मेरा भी एडमिशन कॉलेज में करवा दिया था। नमिता का एडमिशन तो वह 1 साल पहले ही करवा चुके थे, क्योंकि नमिता हमसे पढ़ाई में एक स्टैंडर्ड आगे थी। वह दोनों भाई बहन कॉलेज में मुझसे अलग अलग ही रहते थे। कोई भी मुझे अपनी कज़िन नहीं बताता था। कॉलेज में कोई भी लड़की मेरी दोस्त नहीं थी। कुछ तो मुझे बेवकूफ़ बनाती रहती थी और फिर मुझ पर हंसती थी। मेरे दोस्त मेरे चाचा के बच्चों के साथ मिलकर मुझे छेड़ते रहते थे। जब मैंने देखा कि मुझे कॉलेज में कोई भी अहमियत नहीं देता, तो मैंने सबसे अलग अलग रहने का फैसला कर लिया था। मैं ज़्यादातर अब अपना मन पढ़ने में लगाया करती थी। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि चाची और उनके बच्चे मेरे साथ अच्छा बिहेवियर सिर्फ चाचा की मौजूदगी में ही करते हैं। अकेले में वह सब मिलकर मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ते हैं। मेरे चाचा का बेटा निमिष भी मेरी खूब इंसल्ट करता रहता था। मैं उसे भाई समझकर प्यार करती थी, मगर वो साफ मुझसे कहता था कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। मेरी पहले ही एक सगी बहन है। मैं तो चाचा को भी कुछ नहीं बता सकती थी, क्योंकि दादी के मरने के बाद चाची इस घर की मालकिन बन गई थी। उल्टा चाची चाचा को ही बातें सुना दिया करती थी। नमिता का बीए कंप्लीट हो गया था। चाची ने उसका रिश्ता एक अच्छे परिवार में तय कर दिया था, जबकि मेरा और निमेश का अभी 1 साल बाकी रह गया था। अब घर में शादी आ जाने की वजह से चाची ने मुझे इस घर की नौकरानी बनाकर रख दिया था, और उनका बेटा भी मुझे बहुत सारे काम बताया करता था। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, मगर घर के काम करने की वजह से मेरी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा था। मुझे अपने चाचा पर बहुत तरस आता था कि वह मेरी फीस कैसे पूरी करेंगे। मैं चाहती थी कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी कर लिया करूंगी, ताकि चाचा का हाथ बंटा सकूं। मैं अभी आगे और पढ़ना चाहती थी, मगर चाची कहती थी कि हम तुम्हारा खर्च अब नहीं उठा सकते। चाची मुझे रात का बचा हुआ खाना खिलाया करती थी और साथ में 10 तरह की बातें भी सुनाती थी कि तुम हम पर बोझ हो। कितने समय से मेरे पति तुम्हारा खर्चा उठा रहे हैं, न जाने तुम कौन हो। तुम्हारी दादी तो इस दुनिया से चली गई और तुम्हें हम पर छोड़ गई है। वह तुम्हें यह सोचकर कुंभ के मेले से लेकर आई थी कि वह तुम्हारी सारी जिंदगी परवरिश करेंगी, मगर वह बुढ़िया तो मर गई। अगर सारी जिंदगी तुम्हारी परवरिश करने के लिए लेकर ही आई थी, तो मरने पर भी तुम्हें अपने साथ लेकर जाना था ना। हमेशा वह यही कहती थी कि तुम हम पर बोझ बन गई हो। मैं बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी, वह भी तब जब चाची शाम को सोती थी, वरना चाची मुझे सुकून से पढ़ने भी नहीं देती थी और मुझे बार बार उठाती रहती थी। फिर ट्यूशन के पैसे भी वह सारे खुद ही ले लिया करती थी। कहती थी कि महंगाई बहुत है और फिर तुम्हारा खर्च भी तो हम ही करते हैं, इस हिसाब से तुम्हारे पैसे हमारे हुए। मुझे कई बार भूखा रहना पड़ता था, मगर मैं किसी से कोई शिकायत नहीं करती थी। यही सोचती थी कि अगर मेरी किस्मत में भूखा रहना ही लिखा है तो फिर क्या हो सकता है। अब तो चाचा को भी चाची के बिहेवियर का अंदाज़ा होने लगा था, मगर वो चाची के आगे बेबस थे। इस घर में अकेले वही तो ऐसे इंसान थे जो आते और 2 बोल प्यार के बोल लिया करते थे। उनसे मुझे सुकून मिल जाता था। चाची के बिहेवियर के बारे में मैं भी चाचा को कुछ नहीं बताती थी, क्योंकि मैं यही सोचती थी कि चाची का बहुत बड़ा एहसान है जिन्होंने मुझे अपने घर में जगह दी हुई है। वह मुझे पाल तो रही है, वरना मेरा दुनिया में है ही कौन। मैं कॉलेज में बस से जाती थी। चाची अपने बेटे को तो किराए के पैसे दिया करती थी, मगर मुझे नहीं देती थी। मुझे चाचा जी चाची से छुपकर पॉकेट मनी दे दिया करते थे। मैं वह नहीं लेना चाहती थी। जानती थी कि चाचा जी घर के खर्चे बड़ी मुश्किल से पूरे करते हैं, मगर मैं इस पॉकेट मनी से बस का किराया निकाल लेती थी। कॉलेज में कुछ भी नहीं खाती थी। कैंटीन वाली आंटी से मैंने 1 घंटे काम करने की रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मान लिया था, मगर वह मुझे बहुत कम पैसे देती थी। इससे ये होता था कि मैं आंटी के कैंटीन में 2 समोसे खा लिया करती थी, जिससे मेरा पेट भर जाता था, क्योंकि सुबह चाची मुझे नाश्ता भी नहीं देती थी। वह सोई हुई होती और मुझे जल्दी कॉलेज के लिए निकलना होता था।
कुछ दिनों बाद चाचा को काम के सिलसिले में नेपाल जाना पड़ गया था, क्योंकि उनकी वहां पर अच्छी नौकरी लग गई थी। उनको अब सिर्फ 1 साल बाद ही आना था। जैसे तैसे नमिता की शादी भी हो गई थी। मैं बहुत खुश थी कि चाची ने मेरी परवरिश की है। इसी नाते मैं उनकी बहुत सेवा करती थी। चाचा जी जा चुके थे। उनके जाने के बाद और अपनी बेटी की शादी होने के बाद चाची ने लगभग सारे ही काम मुझ पर डाल दिए थे। सुबह ठीक से दिन भी नहीं निकलता था जब मुझे घर के काम करने के लिए उठना पड़ जाता था। चाचा जी के जाने के बाद चाची ने मेरी पढ़ाई रुकवा दी थी, क्योंकि मेरा बीए कंप्लीट हो चुका था। निमिष भी एक मामूली सी नौकरी पर लग गया था। वह भी अब थोड़े से पैसे लाने लगा था। मैं तो बासी रोटी पानी के साथ खा लिया करती थी। मुझे तो इस घर में अपने लिए चाय बनाने की भी परमिशन नहीं थी। अगर किसी के लिए चाय बनती और वह बच जाती तो मैं वह पी लिया करती थी। इस दुख भरी जिंदगी पर मैंने कभी उफ भी नहीं किया था। मैं सोचती थी कि ऊपर वाला तो सब कुछ देख ही रहा है। नमिता जब जब अपने पति के साथ घर आती तो मेरे लिए काम और ज्यादा बढ़ जाता था, और इसी तरह समय गुजरता चला गया। नमिता ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। जब से नमिता का बेटा हुआ था, वह और भी जल्दी जल्दी अपने मायके आने लगी थी। नमिता और उसके बेटे का ख्याल भी मुझे ही रखना पड़ता था। उसके बेटे का नैपी चेंज करना, उसके कपड़े वगैरह चेंज करना, यह सब भी मैं ही देखती थी। वह अपने पति के सामने मुझ पर किसी नौकरानी की तरह हुक्म चलाती थी। जब जब नमिता हमारे घर आई थी, मेरे दिन बड़ी मुश्किल से गुजरते थे। मैं थक कर चूर हो जाती थी। चाचा जी नेपाल जाने के बाद अच्छी खासी कमाई करने लगे थे, जिससे चाचा के घर में पैसों के वारे न्यारे होने लगे थे। क्योंकि चाचा जी ने जो काम शुरू किया था वह उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा था। चाची अभी भी ट्यूशन के सारे पैसे मुझसे ले लिया करती थी। मैंने धीरे धीरे बच्चे कम करने शुरू कर दिए, क्योंकि मुझे इस काम में कोई फ़ायदा नहीं मिलता था। आखिर में मैंने 1-2 बच्चे रहने दिए थे, ताकि चाची को मुझ पर शक ना हो जाए। चाचा जी अब चाची से फ़ोन कर कर कहते थे कि मैं चाहता हूँ कि अब तुम रूपाली के लिए भी अच्छा सा रिश्ता तलाश करो। अब मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ। वह चाचा को यही तसल्ली देती रहती थी कि मैं रूपाली के लिए भी रिश्ता तलाश कर रही हूँ, मगर वह मेरी शादी अभी इतनी जल्दी नहीं करना चाहती थी। मैं हमेशा चाची के साथ शॉपिंग पर जाती रहती थी, क्योंकि चाची के पास अच्छे खासे पैसे रहने लगे थे। वह बड़े बड़े शॉपिंग मॉल से शॉपिंग किया करती थी। चाची मुझे शॉपिंग बैग पकड़ा दिया करती थी और खुद शॉपिंग करती रहती थी। एक दिन जब चाची मुझे अपने साथ शॉपिंग पर ले गई थी, तब मैं भूखी प्यासी और खाली पेट थी। गर्मी का समय था। मैं चाची की शॉपिंग बैग पकड़े पकड़े थक गई थी। मैंने चाची से कहा था कि मैं बहुत थक गई हूँ। चाची, अब मेरे अंदर खड़े रहने की हिम्मत नहीं है। चाची जी कहने लगी कि अच्छा तू यहीं पर बैठ जा, मैं मॉल के अंदर जा रही हूँ। वापस आऊँ तो तू मुझे यहीं पर बैठी हुई मिलना। मैंने चाची जी से कहा था कि जी अच्छा ठीक है, आप चली जाओ, और मैं खुद मॉल के सामने बने एक मैगी पॉइंट पर बैठ गई थी। मेरे ही सामने एक अमीर फैमिली बैठी हुई थी। मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी और मेरे सामने बैठी हुई वह औरत मुझसे बातचीत करने लगी। वह मुझसे पूछने लगी कि तुम्हारा नाम क्या है। मैंने चाची के डर की वजह से उनको अपना नाम नहीं बताया था। फिर वह औरत मुझसे मेरे पेरेंट्स के बारे में पूछने लगी। मैंने बताया कि मेरे पेरेंट्स बचपन में ही मर चुके हैं और मैं अपने चाचा चाची के साथ रहती हूँ। मेरे पेट में भूख से चूहे दौड़ रहे थे। वैसे भी वह खाने पीने की जगह थी। वहाँ पर लोग बैठे हुए मैगी खा रहे थे तो कुछ लोग चाय पी रहे थे। इतने में इस औरत की बेटी और पति खाने पीने की चीजें लेकर आ गए थे। उनकी बेटी ने मुझे बड़े प्यार से हेलो कहा था। मैंने भी उनको पलटकर हेलो कहा था। मैं उठकर जाने लगी, तभी उस औरत ने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ लिया था और मुझे बैठने के लिए कहा। उनके पति ने एक सैंडविच जबरदस्ती मुझे दिया और कहने लगे कि खा लो बेटा, हम हमेशा एक्स्ट्रा ही लेकर आते हैं। मेरी बेटी को बहुत भूख लगती है। अगर इसे खाना होता है तो हम अपने साथ ले जाते हैं, और अगर खाना नहीं होता तो यहीं छोड़ जाते हैं। इस औरत की बेटी कहने लगी कि दीदी, अगर आप नहीं खाओगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, आप भी हमें ज्वाइन करो ना। उनके इतना जोर जबरदस्ती करने पर मैंने कहा कि मैं ये नहीं खा सकती। वह लड़की कहने लगी कि आपको ये खाना ही होगा। मेरी मम्मी यहाँ अकेली बैठी हुई थी, आपने उनको कंपनी दी है। मैंने कहा कि नहीं बेटा, मैं तो इधर खाली कुर्सी देखकर बैठ गई। वो औरत मुझसे कहने लगी कि बेटा, मेरी बेटी की कोई दोस्त नहीं है,
क्या तुम उसकी दोस्त बनोगी? हम लोग यहाँ आज ही आए हैं लंदन से। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, अगर मेरी चाची ने इजाज़त दी तो मैं आपकी बेटी की दोस्त ज़रूर बनूंगी। उनके अंदर इतना अपनापन देखते हुए मैंने उनके साथ खाना पीना शुरू कर दिया था। मुझे बहुत तेज़ की भूख लग रही थी, साथ ही डर भी लग रहा था कि चाची कहीं मुझे देख ना ले। यह औरत मुझे नोटिस कर रही थी। उसने मुझसे मेरा नंबर मांगा, मगर मैंने उन्हें नंबर देने से इनकार कर दिया। मैंने कहा कि मुझे चाची परमिशन नहीं देती कि मैं किसी को अपना मोबाइल नंबर दूं। इधर मैंने उनकी बेटी के साथ सैंडविच खाते खाते थोड़ी सी बातचीत की और फिर थोड़ी देर के बाद ही मैंने चाची को जैसे ही मॉल से निकलते हुए देखा तो अपने हाथ में खाया हुआ आधा सैंडविच वहीं पर छोड़ दिया था और कहा कि मैं जा रही हूँ, मेरी चाची आ गई है। उस औरत ने मुझे रोक लिया और अपने पर्स से एक कार्ड निकाल कर दिया और कहने लगी कि अपने पास रख लो, इसमें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस है। तुम्हें मुझसे जब भी बात करनी हो मुझसे बात कर लिया करो। मैं उसका यह कार्ड अपने हाथ में नहीं थम रही थी क्योंकि मेरा ध्यान चाची की तरफ था। वह कहने लगी कि रख लो ना बेटा, मुझे अच्छा लगेगा। मैंने जल्दी से उनके हाथ से वो काट लिया और मैं झट से सारे शॉपिंग बैग उठाकर चाची की तरफ चली गई थी। मैं जब चाची के साथ घर आ गई तो मैंने सोचा कि मुझे उस औरत को कॉल करके थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ खिला पिला दिया था। उस समय मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। मैंने उनके साथ बैठकर जितना भी कुछ खाया था उससे मेरे पेट में सहारा हो गया था। मैंने उनका विजिटिंग कार्ड निकाला और उसमें से नंबर डायल करके जब कॉल लगाई तो वह औरत मेरे कॉल करने से बहुत खुश हुई थी। मैंने उनको थैंक यू बोला। उनकी और मेरी काफ़ी देर तक बातचीत होती रही थी क्योंकि मैं अपने कमरे के अंदर थी और चाची अपने कमरे में आराम कर रही थी। उन्होंने मुझसे मेरे बारे में जो जो पूछा मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। उनसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि पहली बार किसी से मेरी इतनी खुली बातचीत हुई थी। इस औरत की बेटी मुझे बार बार दीदी कह रही थी। मेरी उससे भी कॉल पर बात हुई थी। अगले दिन जब चाची जी मुझे ज्वेलरी शॉप पर लेकर गई तो मैंने देखा कि ज्वेलरी शॉप से वही औरत निकल रही थी। वह मुझे देखकर पहचान गई और वह ज्वेलरी शॉप की सीढ़ियों पर ही रुक गई थी, जबकि चाची जी तेजी से चलती हुई ज्वेलरी शॉप के अंदर चली गई थी। मैंने चाची से आवाज़ देकर कह दिया था कि आप आराम से ज्वेलरी खरीद लो, मैं यहीं पर ही खड़ी हूँ। चाची अंदर चली गई थी और मैं साइड में इस औरत की गाड़ी के पास चली गई। वह मुझे देखकर खुश हुई थी और कहने लगी कि अच्छा हुआ मेरी आज तुमसे फिर से मुलाकात हो गई। मेरी बेटी आज तुम्हें बहुत याद कर रही थी। मेरी बेटी ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें फ़ोन करके कहीं मिलने के लिए बुलाऊं। मैंने कहा, लेकिन मैं घर से ज़्यादा बाहर नहीं जाती, मुझे चाची ही घर से बाहर लेकर आती है तो मैं आ जाती हूँ। मेरा इतना कहना था कि उन्होंने मुझे झट से गले लगा लिया। उनके गले लगकर मुझे ऐसा महसूस हुआ था जैसे मैं उनसे ना जाने कब से बिछड़ी हुई हूँ, जबकि उनके पति पहले ही गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे। वह भी हम दोनों को देखकर खुश हो रहे थे। उन्होंने अपने पति को इशारा किया। उन्होंने गाड़ी से एक बैग निकालकर अपनी पत्नी को दिया और उन्होंने वह बैग मेरे हाथ में दे दिया। कहने लगी कि इसमें कुछ खाने पीने का सामान है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी चाची तुम्हें कुछ खाने को नहीं देती होंगी और तुम आज भी भूखी हो। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा कि इस औरत को मेरा इतना ख्याल क्यों है। वह भी मुझे बड़े प्यार से देख रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे। वह बड़ी तड़प कर बोली कि क्या मैं तुम्हें हर रोज़ मिल सकती हूँ? मैंने कहा, लेकिन आंटी आप मुझसे कैसे मिल सकती हो? मैंने आपसे कहा ना कि मैं ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलती। वह कहने लगी कि अच्छा ठीक है, लेकिन तुम मुझसे रोज़ फ़ोन पर बात कर लिया करो। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं आपको फ्री टाइम में कॉल कर लिया करूँगी। मैंने रोते हुए उनसे कहा कि आप मेरे साथ इतनी हमदर्दी क्यों कर रही हो? वह मुझे प्यार से गले लगाकर कहने लगी कि कुछ लोग ऐसे ही दिल को भाग जाते हैं। तुम भी मुझे अपनी बेटी जैसी लगती हो। बस तुम मुझे अपनी मम्मी की तरह ही समझो। मेरी नज़र बार बार ज्वेलरी शॉप के दरवाजे की तरफ जा रही थी कि कहीं चाची मुझे इनसे बातें करते हुए ना देख ले, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने उनसे कहा था कि अब आप लोगों को भी चलना चाहिए क्योंकि चाची अब आती ही होंगी। अगर उन्होंने मुझे आपके साथ देख लिया तो वह मुझे बहुत डांटेंगे। वह कहने लगी कि अच्छा बेटा, तुम अपना ख्याल रखना, हम लोग चलते हैं, हम तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं डाल सकते। मुझे यह औरत बहुत प्यारी लगी थी। मैं चाची के साथ घर आ गई थी। 2-3 दिन बाद
जब चाचा जी की कॉल आई तो चाचा जी ने चाची से जिद की थी कि वह किसी भी तरह मेरे लिए रिश्ता देख ले, क्योंकि मेरी शादी की उम्र हो रही है। चाची ने कहा था कि ठीक है, मैं इसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर आपको बता दूंगी, और फिर जल्दी ही चाची ने मेरे लिए रिश्ता भी तलाश कर लिया था। चाची ने चाचा से कहा था कि लड़के वाले बहुत अच्छे लोग हैं, लड़का भी बहुत अच्छा है। चाची ने लड़के वालों से और लड़के से चाचा जी से वीडियो कॉल पर बात करवा दी थी। चाचा को भी लड़का बहुत पसंद आया था। ये लोग सिर्फ मिडिल क्लास लोग थे, मगर चाची ने उनसे यही कहा था कि लड़के वाले अमीर लोग हैं। जैसा रिश्ता उन्होंने नमिता के लिए देखा था, उसी तरह का रिश्ता उन्होंने रूपाली के लिए भी देखा है। मेरी इस औरत से हर रोज फोन पर बात होती थी। मुझे इनके साथ दिल्ली लगाव होने लगा था। चाचा जी ने मुझसे फोन पर बात की थी और कहा था कि तुम्हारी चाची ने जहां तुम्हारा रिश्ता तय किया है वहां तुम्हें शादी करने पर कोई ऐतराज तो नहीं है। मैंने चाचा जी से कहा था कि नहीं चाचा जी, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मेरी इस बात पर चाचा जी बहुत खुश हुए थे। अब मेरी शादी की तैयारी होनी शुरू हो गई थी। मैंने आंटी को भी बता दिया था कि मेरी शादी होने जा रही है, और जिस डेट को मेरी शादी थी उन्होंने कहा था कि उस डेट को मैं अपने पति के साथ लंदन वापस जाना है। वहाँ उन्हें कुछ ज़रूरी काम है। उनकी फ़्लाइट के टिकट भी बुक हो चुके हैं। वह मेरी शादी के 2-3 दिन बाद ही इंडिया आने वाली थी। उन्होंने कहा था कि भगवान तुम्हें तुम्हारी ससुराल में सुखी रखे। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब मैं तुमसे मिलने के लिए ज़रूर आया करूँगी, क्योंकि मैं तुम्हारी चाची के घर तो नहीं आ सकती। तुम्हें अपनी चाची से बहुत डर है, लेकिन भगवान तुम्हें ऐसी ससुराल दे जहाँ पर तुम्हें किसी का कोई डर ना हो। मैंने उनसे कहा था कि ज़रूर शादी के बाद मैं आपसे मुलाकात करूंगी और इसी तरह आपके कांटेक्ट में रहूंगी, और फिर मेरी शादी का दिन भी आ गया था। मेरी शादी हुई तो मैं विदा होकर अपने ससुराल चली आई थी। चाचा जी अभी नेपाल से नहीं आए थे, क्योंकि वह काम में बिजी थे। उन्हें तो आने में अभी काफ़ी टाइम लगा था। मेरी ससुराल में मेरे पति के अलावा उनकी माँ और उनकी 2 बहनें भी थीं। मेरी ननद मेरे कमरे में आई और मेरे पास आकर बैठ गई। वह मुझसे कहने लगी कि भाभी, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। उसी समय कमरे के दरवाजे पर मेरी सास आकर खड़ी हो गई थी। उसने मेरी सास से कहा कि भाभी अभी बहुत थकी हुई है, वह आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। लेकिन मेरी सास ज़बरदस्ती अपनी बेटी को कमरे से निकालने लगी। तभी मेरी ननद अपनी माँ को बताया कि भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। इस समय आप उनसे कोई बात न करें तो ही बेहतर होगा। मेरी ननद मेरी तरफ देखकर कहने लगी कि भाभी आपकी तबीयत खराब हो रही है ना। वह मेरी तरफ ही देख रही थी। वह बार बार मुझे इशारा कर रही थी कि मैं हाँ कर दूं। मेरी कुछ समझ नहीं आया तो मैंने अपनी सास की तरफ देखते हुए कह दिया कि जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मैं तुमसे सुबह मुलाकात करती हूँ। यह कहते हुए वह कमरे से बाहर चली गई थी, जबकि मेरी ननद ने जल्दी से एक कागज़ का टुकड़ा चुपके से मेरे हाथ में थमा दिया और वह कमरे से बाहर चली गई। आखिर उसने मुझे क्या दिया था ये मेरी समझ नहीं आया था। मैं अभी कमरे में अकेली ही बैठी हुई थी। जब मैं बाथरूम में कपड़े चेंज करने के लिए गई तो साथ ही मैंने वह कागज़ का टुकड़ा भी खोलकर देखा। यह कोई लेटर था। मैंने जैसे ही यह लेटर खोला तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि इस लेटर में लिखा हुआ था कि भाभी, यह लेटर आपके लिए है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मेरे भैया जो अब आपके पति हो चुके हैं, उनकी पहले भी 2 शादियां हो चुकी हैं और दोनों ही बार उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर जा चुकी है। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि औरत हम तीनों भाई बहन की सौतेली माँ हैं। हमारे पापा ने इसे 5 साल पहले दूसरी शादी कर ली थी और इससे शादी करने के 1 साल बाद ही हमारे पापा इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तभी से यह औरत मेरे भाई की खुशियों की दुश्मन बनी हुई है। यह औरत चाहती है कि मेरे भाई का परिवार आगे न बढ़ सके, क्योंकि हम तीनों भाई बहन से अपनी दुश्मनी निकालना चाहती हैं। इसने कभी भी हमें अपनी औलाद ही नहीं समझा और शादी की रात मेरी हर भाभी को यही कह देती है कि मेरे भाई को टीबी की बीमारी है, और फिर मेरे भाई की पत्नी उन्हें बिना कुछ बताए ही डर के मारे छोड़कर चली जाती है। और हम अपने भाई की शादी हर बार इसीलिए करवाते हैं ताकि हमारे भाई का घर बच सके। अब की बार हमें सच्चाई पता चल गई कि आखिर हमारी सौतेली माँ मेरे भाई की पत्नियों के साथ क्या करती है जब वह घर से भाग जाती है। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, मेरी सौतेली माँ आपसे भी यही कहेगी।
आपको उनकी बात का यकीन नहीं करना। मेरे भाई बिल्कुल ठीक है, बल्कि मेरे भाई एक ऐसे इंसान है जो अपनी सौतेली माँ के हर जुल्मों सितम पर खामोश रहते हैं। मेरे भाई चाहते हैं कि वह बदल जाए और वह सारी जिंदगी उन्हें माँ जैसा प्यार करे, मगर यह औरत सुधरने का नाम ही नहीं लेती। प्लीज़ भाभी, मेरे भैया को छोड़कर मत जाना। ये लेटर पढ़कर तो मेरे होश उड़ गए थे। मेरा पति थोड़ी देर के बाद ही कमरे में आ गया और उसने मुझसे कहा कि तुम अभी अपने घर जाने वाली हो या फिर सुबह को जाओगी। मैंने उसे चौंकते हुए देखा। वह कहने लगा, दरअसल मेरी 2 शादियां हो चुकी हैं और मेरी दोनों ही पत्नियां मुझे रात के समय ही छोड़कर चली गईं। मैं जानता हूं कि तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी। तुम मुझे अभी बता दो, मैं कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लूँगा। अगर तुम अभी जाना चाहती हो तो मुझे लगता है कि काफ़ी रात हो चुकी है। तुम्हें सुबह ही अपने घर जाना चाहिए। मैं अपने पति के करीब गई और मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं तो आपको सारी ज़िंदगी छोड़कर नहीं जाऊँगी। मेरी बात सुनकर उसने बड़ी हैरानी से मुझे देखा था और वह कहने लगा, क्या तुम सच कह रही हो? मैंने कहा कि जी, मैं सच कह रही हूँ। मैं सारी जिंदगी आपका साथ नहीं छोड़ने वाली हूँ। आखिर शादी के 7 फेरे हम दोनों ने साथ लिए हैं। मेरी बात सुनकर वह खुश हुआ और कहने लगा कि तुम बहुत अच्छी हो और मासूम हो। मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। मैं तो औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ, मगर फिर न जाने क्यों मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। मुझे तो अभी भी यही डर था कि तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि मैं छोड़कर नहीं जाऊंगी। उसके बाद हम दोनों की खुशहाल जिंदगी की शुरुआत हुई थी। अगले दिन मेरी नंदें बहुत खुश थीं और उन्होंने कहा था कि भाभी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बात मान ली। मेरी सौतेली सास मेरे कमरे में आई थी और उन्होंने मुझसे वही बात कही थी जो वह मेरे पति की पिछली 2 पत्नियों से कह चुकी थी। मैंने अपनी सास की बात को इग्नोर किया और कहने लगी कि कोई बात नहीं, अगर मेरे पति को परेशानी है तो मैं ऐसे हाल में भी उनके साथ गुजारा करने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनकर मेरी सास की आंखें फटी की फटी रह गई थी। ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि वह एक अच्छी औरत नहीं थी। वह किसी को खुश होता हुआ नहीं देख सकती थी। अगले दिन मेरी सास के कुछ मेहमान उनके घर नाश्ते पर आने वाले थे। मेरी सास ने मुझसे कहा था कि नाश्ता अच्छा बनाना जो मेहमानों को पसंद आ जाए। मैंने अच्छा सा नाश्ता तैयार कर लिया था और मैं जैसे ही मेहमानों के सामने नाश्ता लेकर गई तो यह देखकर मेरी खुशी के ठिकाने नहीं थे कि जो मेहमान हमारे घर आए थे वह मेहमान कोई और नहीं बल्कि वही औरत थी जिसने मुझे अपनी बेटी बना लिया था। उनके पति और उनकी बेटी भी उनके साथ ही थीं। वह लोग मुझे देखकर खुश हो गए। मैंने खुशी से उन्हें गले लगा लिया था। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम यहाँ, मैं तुम्हें अभी कॉल करके पूछने ही वाली थी कि तुम्हारा ससुराल कौन सा है। हम यहाँ से जाने के बाद तुम्हारे ससुराल ही जाने वाले थे। मैंने कहा कि आंटी, यही तो मेरा ससुराल है, मेरी शादी इसे घर में हुई है। तो वो कहने लगी कि अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी सास मेरी दोस्त है, हम दोनों कॉलेज में साथ ही पढ़ा करते थे। ये देखकर तो मेरी सास भी दंग रह गई कि आंटी मुझसे इतने प्यार से बात कर रही थी। आंटी ने मेरी सास से कहा, क्या तुम इसे जानती हो? तो वो कहने लगी कि हाँ, मैं इसे जानती हूँ, यह बिल्कुल मेरी बेटी की ही तरह है। मेरी दोनों ननद भी फटी फटी आंखों से यह सब नज़ारा देख रही थी। मैं उन लोगों के लिए नाश्ता रख रही थी जब उन्होंने कहा कि तुम मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखना। ना जाने क्यों मुझे इस लड़की से एक अजीब सी अटैचमेंट है। हम दोनों पति पत्नी को लगता है कि इसका और हमारा कोई पुराना नाता है। मेरी सास ने आंटी से कहा था कि तुम्हारी इस बेटी के बारे में तो आज तक पता ही नहीं चला, जो कुंभ के मेले में खो गई थी। आंटी कहने लगी कि हाँ, मेरी बेटी मुझे कभी वापस मिली ही नहीं, अब तो वो जवान हो गई होगी। मेरी बेटी आज अगर होती तो मैं भी उसका अपने हाथों से कन्यादान कर रही होती। मेरी सास कहने लगी कि तुमने कभी अपनी बेटी को तलाश करने की कोशिश नहीं की? तो उन्होंने कहा कि पहले तो बहुत कोशिश की थी, मगर अब कोशिश करनी छोड़ दी है। पता नहीं मेरी बेटी जिंदा भी होगी या नहीं। मेरी सास ने कहा कि अब तो तुम्हारी बेटी भी तुम्हें नहीं पहचानेगी और ना ही तुम अपनी बेटी को पहचान सकोगी, क्योंकि जिस समय तुम्हारी बेटी कुंभ के मेले से गायब हुई थी उस समय शायद वह 3 साल की थी और फिर अब तो वह जवान हो गई होगी। दुनिया में ऐसे ढेर सारी लड़कियां हैं जो लापता हो जाती हैं। उनमें से तुम्हारी बेटी कौन सी होगी, यह जानना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। उन्होंने कहा,
वैसे तो मेरे लिए यह काम इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि मेरी कमर पर एक ब्लैक स्पॉट है। जब मेरी बेटी ने जन्म लिया था उसकी कमर पर भी बिल्कुल ऐसा ही ब्लैक स्पॉट था। मुझे यकीन है कि वह ब्लैक स्पॉट आज भी उसकी कमर पर ज़रूर होगा क्योंकि वह उसके जन्म से ही था और ऐसे निशान कभी ख़त्म नहीं होते। मैंने जब आंटी की यह बात सुनी तो ना जाने क्यों मुझे एक अजीब सी बात याद आई थी। मैंने आंटी को अपनी कमर से साड़ी का पल्लू हटाकर जब अपनी कमर दिखाई और कहा कि क्या आपकी बेटी की कमर पर भी ऐसा ही ब्लैक स्पॉट था, तो यह देखकर उनकी आंखों में चमक आ गई थी। वह कहने लगी कि हाँ हाँ बेटा, देखो मेरी कमर पर भी बिल्कुल ऐसा ही ब्लैक स्पॉट है, इसका मतलब तुम ही मेरी बेटी हो। उन्होंने रोते हुए मुझे गले से लगा लिया था और कहने लगी कि तुम ही मेरी बेटी हो। यही वजह है कि मुझे तुमसे पहली नज़र में देखते ही एक अजीब सी अटैचमेंट हो गई थी। मैंने कहा कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हो क्योंकि मुझे याद आ गया था। बचपन में जब मैं अपनी दादी से कहती थी कि मेरे माता पिता कहाँ गए, तो मेरी दादी कहती थी कि वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जबकि चाची कहती थी कि नहीं तुम्हारी दादी झूठ बोलती है, ये तो मैं कुंभ के मेले से लेकर आई थी और आंटी की बेटी भी कुंभ के मेले से ही गायब हो गई थी। तो इसका साफ साफ मतलब यही था कि मैं इन लोगों की बेटी थी। मेरे पापा भी उठकर मेरे करीब आ गए और दोनों पति पत्नी ने मुझे गले से लगा लिया। हम लोग फूट फूट कर रोने लगे थे। मेरी सास और सभी ससुराल वाले यह सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे कि आज किस्मत ने एक बेटी को अपने खोए हुए माता पिता से किस तरह से मिलवा दिया है। उन्होंने मुझसे कहा कि देखो बेटा, यह तुम्हारी छोटी बहन है, हमने तुम्हें बहुत जगह तलाश किया। जब तुम छोटी थी तो हम लोग उज्जैन गए थे, वहाँ पर उस समय कुंभ का मेला लग रहा था। तुम्हारे पापा कहने लगे कि हम अपनी बेटी को कुंभ के मेले में लेकर चलते हैं। हम तुम्हें वहाँ ले गए थे, वहाँ तो लाखों के हिसाब से भीड़ होती है। फिर हमारा हाथ छूट गया था और फिर हमने तुम्हें बहुत तलाश किया मगर तुम हमें कहीं भी नहीं मिली। मैंने कहा कि उसके बाद मुझे एक ऐसी औरत ने उठा लिया था जो अपने पोता पोती को भी उज्जैन के कुंभ के मेले में लेकर आई थी। जब उन्हें मैं वहाँ पर अकेली रोती हुई मिली तो वह मुझे लेकर अपने घर चली गई और उन्होंने मेरी परवरिश की क्योंकि भगवान ने उन्हें सिर्फ 2 बेटे दिए थे, उनकी कोई बेटी नहीं थी। वह मुझे उस उम्र में अपनी बेटी तो नहीं बना सकती थी, इसलिए उन्होंने मुझे अपनी पोती बना लिया और सारी जिंदगी मेरी परवरिश की। मेरी मम्मी यह बात सुनकर कहने लगी कि वह औरत बहुत अच्छी औरत होगी जिसने तुम्हें सहारा दिया, तुम्हारी परवरिश की। मैंने कहा कि सच में मेरी दादी बहुत अच्छी थी। मुझे उस दिन अपनी दादी की बहुत याद आई थी। फिर मेरे पति भी वहाँ पर आ गए और उन्होंने भी सब लोगों से मुलाकात की। जब मेरे पति को भी पूरी बात पता चली तो वह भी दंग रह गए थे। उन्होंने मेरे मम्मी पापा से कहा था कि मैं आपकी बेटी का बहुत ख्याल रखूँगा, ये बहुत अच्छी है। चारों तरफ खुशी का समा था, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया था। मेरे मम्मी पापा ने कहा था कि वह मेरी और मेरे पति की शादी दोबारा से करवाना चाहते हैं क्योंकि वह अपने हाथों से मेरा कन्यादान करना चाहते हैं। मेरे ससुराल वालों को इस बात पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। मेरी शादी दोबारा से करवाई गई थी और मेरी उस शादी में मेरे चाचा चाची को भी इनवाइट किया गया था। चाचा तो नहीं आए थे मगर चाची की पूरी फैमिली आ गई थी। नमिता, निमेश और चाची मुझे देखकर बहुत खुश हुए थे। चाची तो मुझे देखकर गले से लगाकर रोने लगी थी और कहने लगी थी कि बेटा, मैंने तुम्हारे साथ आज तक जो भी किया है उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि जिस दिन से तुम शादी करके गई हो उस दिन से मुझे बहुत परेशानी हो रही है। इतनी परेशानी तो मुझे अपनी बेटी के विदा होने पर भी नहीं हुई थी। तुमने सारी ज़िंदगी मेरा बहुत ख्याल रखा और निमिष कभी तुम्हारे जाने के बाद हम दोनों को एहसास हुआ कि तुम्हारे बिना घर की हर चीज़ अधूरी है। मैंने चाची को भी माफ़ कर दिया था, उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार किया था। निमेश और नमिता का बिहेवियर भी अब मेरे साथ ठीक हो गया। मैंने चाची को बताया था कि चाची आप सही कहा करती थी और दादी झूठ बोलती थी कि मेरे माता पिता मर चुके हैं। आपने सच कहा था कि दादी मुझे कुंभ के मेले से लेकर आई थी और आज मुझे मेरे माता पिता भी मिल गए। मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी पर बहुत सारा दान दहेज दिया था। मेरे पति ने कहा भी था कि हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मगर उन्होंने कहा था कि हमारी बेटी की शादी है, हम अपनी बेटी को अपनी खुशी के लिए अपनी बेटी को यह सब दे रहे हैं। मेरी सास को यह सब बहुत अच्छा लगा था और फिर मैं उनकी दोस्त की बेटी थी, इसलिए उन्होंने मेरे पति से दुश्मनी निकालना बंद कर दिया और अब वह भी सुधर गई
और उन्होंने अपने तीनों बच्चों से अपने किए की माफ़ी मांग ली थी। वह सौतेली माँ थी, इसलिए अपने तीनों बच्चों से बहुत जलती थी और अब उन तीनों को उन्होंने भी अपनी सगी औलाद की तरह एक्सेप्ट कर लिया। सगे रिश्ते कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते, वह चाहे 60 समुंदर पार क्यों ना बैठे हों, मगर एक ना एक दिन मिल ही जाते हैं। मेरे पेरेंट्स रहने वाले तो यहीं के थे, मगर वह कुछ कुछ समय के बाद लंदन जाते रहते थे और जब यहाँ आते थे तो अपने सारे रिश्तेदारों से मिलकर ही जाते थे। मगर अब जब से उन्हें उनकी बेटी मिली थी, वह लोग इंडिया में परमानेंटली शिफ्ट हो गए थे। मेरी ज़िंदगी मेरे पति के साथ बहुत खुशहाल गुजर रही है। मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।